नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आज को आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आज दिया है बड़ा बयान है। चीन एलएसी को नहीं मानता है, चीन भारत पर कब्जे की कर रहा है कार्रवाई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लद्दाख पर कब्जे की प्लानिंग बना रहा है चीन। इसके बारे में आप बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर पार का ऐलान कर दिया है। संसद से कहा है कि सभी देश की 125 करोड़ जनता और देश का सदस्य सेना के साथ अगर खड़े हैं तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारतीय सेनाओं द्वारा। वहीं दूसरी बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। अमेरिका और चीन भिड़ने के कगार पे शक्ति प्रदर्शन करके अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। जी हां, समुद्र में लग गया है कर्फ्यू, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बौखलाए चीन ने अपनाया 1962 वाला पैतरा, लद्दाख में लाउडस्पीकर लगाकर बजा रहा है पंजाबी गाने, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान भटकाने की। इस बीच चौथी बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें कि चीनी सेना के हमले का डर, तो ताइवान को 7 घातक हथियार दिया अमेरिका ने। पूरी तरफ से यानी चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है चीन। अमेरिका की शिकंजे के साथ ही भारत ने 3 तरफ से घेरा, समुद्र में भी पूरी तरीके से चीन घिर चुका है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर भारत ने नेपाल को दिया अब तक का बड़ा झटका, प्याज के आंसू रोएगा नेपाल। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोविड-19 को बल्कि देश के दुश्मनों को भी पूरी तरीके से हराएगा। और आज दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस है, जन्मदिन है, तो आप कमेंट के माध्यम से हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिएगा और देश की सेनाओं को जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए खबरें विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक पे एलएसी के मुद्दे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में देश को संबोधित किया और संसद में संबोधित करते हुए उन्होंने चीन की एक एक पोल खोल कर रख दी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्पष्ट तरीके से सेनाओं के और चीनी सेनाओं के साथ जिस तरीके से एलएसी पर भिड़ंत हो रही है, ऐसे में चीन एलएसी को मानने से इनकार कर दिया है। यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चीन पूरी तरीके से उसको मानने से इनकार कर दिया है। और चीन का कहना है कि फिलहाल हम किसी भी तरीके से एलएसी को नहीं मानेंगे। और ऐसे में लद्दाख की तरफ आगे चीन बढ़ने की सेनाएं कोशिश कर रही हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी पूरी तरीके से आक्रामक और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में आने वाले समय में अगर किसी भी तरीके से टकराहट होती है तो देश की 125 करोड़ जनता और देश की संसद और सदस्य इस इंडियन आर्मी के साथ चट्टान की तरह खड़े हों, ये हमारी रक्षा मंत्री ने मांग की है। तो दोस्तों टकराहट बढ़ेगी, ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि चीन ने एलएसी को मानने से अब इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन की कथनी और करनी में बेहद बड़ा अंतर है। चीन कुछ कहता कुछ है, कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है। ऐसे में आने वाले समय में हमें हर स्थिति में इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। और रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। यही कारण है कि पिछले 20 दिनों में 3 बार से ज़्यादा फायरिंग हुई है। पहली बार जब चीन ने एलएसी को पार करने की कोशिश की थी, तब इंडियन आर्मी की तरह से खुली छूट मिलने के बाद फायरिंग की गई थी और फिर लगातार फायरिंग सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे में कभी भी युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन संसद ने आर पार का ऐलान कर दिया और चीन को घुस के मारने का भी संसद से अप्रूवल मिल चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चारों तरफ से घिर चुका है चीन। ड्रैगन, अमेरिका ने दी चेतावनी, अमेरिका ने समुद्र में किया शक्ति प्रदर्शन, चीन के उड़े होश। जी हां, आपको बता दें कि चीन की पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा सुलग रहा है। एक छोटी सी चिंगारी युद्ध को, आग को भड़का सकती है। इस तनाव के 2 केंद्र बिंदु हैं, पहला ताइवान और दूसरा भारत। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि लद्दाख और ताइवान में चल रहा यह तनाव जंग में तब्दील हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी हिस्सा लेगा। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए सीधे जंग की संभावना कम है, लेकिन छोटे स्तर पर सैन्य झड़प हो सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे प्रभावशाली सिंधुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यान क्विंटेन ने कहा है कि आज जिस तरीके से टकराहट बढ़ रही है, ऐसे में अमेरिका ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन समुद्र में किया है और वो चीन की ही समुद्र में किया है। आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर कर्फ्यू जैसे माहौल बना दिए हैं। पूरी तरीके से सेनाओं को तैनाती अमेरिका कर दिया है। समुद्र में तो घेरने के साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख से करीब एक इलाके पर अमेरिका ने अपने फाइटर जेटों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ताइवान को अलग से फाइटर जेट समेत तमाम
युद्ध घातक हथियार दे रहा है। यानी चारों तरफ से चीन को घेरने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया तो एक तरफ जापान। चीन अगर लद्दाख में किसी भी तरीके से आक्रामक रवैया दिखाया तो ये उसके लिए बेहद ही खतरनाक साबित होगा और तिब्बत जाने जैसा होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बौखलाए चीन ने अपनाया 1962 वाला पैतरा। लद्दाख में लाउड स्पीकर लगाकर बजा रहा है पंजाबी गाने। ड्रैगन का डर्टी गेम देखने को मिल रहा है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी तनाव के बीच में चीनी सैनिकों ने अब नया पैतरा अपनाया है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने और पूर्वी लद्दाख में ऊंचाइयों वाली जगहों पर भारतीय सेना के फतह से बौखलाए चीन ने अब नई चाल के तहत अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर लाउड स्पीकर लगा दिया है। प्योंगयांग झील के पास फिंगर 4 पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और इसमें पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन की यह चाल भारतीय जवानों को ध्यान भटकाने के लिए चीन ने फिंगर 4 पर अपनी जिन फ्रंट चौकियों पर लाउड स्पीकर लगाए हैं वो भारतीय सेना की 24 घंटे में निगरानी में। सूत्रों की माने तो ऐसे संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जवानों की लगातार निगरानी से परेशान होकर चीनी सैनिकों ने यह ड्रामा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया। लगातार पंजाबी गाने बजा रहा है या फिर प्रेशर रिलीफ करने के लिए ऐसा कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जगह वही है जहां हाल ही में 8 सितंबर को दोनों देशों की सेनाओं ने करीब 100 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। तो ये अपने आप में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ताइवान चाइना टेंशन। चीनी सेना के हमले के डर के बीच ताइवान को 7 घातक हथियार दे रहा है अमेरिका। दरअसल आपको बता दें कि चीन को चारों तरफ घेरने की रणनीति के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका देते हुए ताइवान की सीधी मदद का ऐलान कर दिया है। इस बीच 7 खातर और बेहद खतरनाक हथियार है ताइवान को देने का ऐलान कर दिया, जिसमें क्रूज मिसाइल, ड्रोन विमान शामिल है। यही नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन पर अपना दबदबा और दबाव बढ़ा दिया है। इससे अमेरिका ने यह नीति अपनाई है कि ताइवान को ऐसे हथियार नहीं दिया जाए जिसमें चीन नाराज हो जाए। हालांकि हांगकांग संकट के बाद अब अमेरिका ने अपनी नीति को बदल दिया है और चीन नाराजगी नहीं, चीन से तो अब सीधा मुकाबला अमेरिका चाहता है। यही कारण है कि उसके पड़ोसी देशों को पूरी तरीके से एकजुट करने में लगा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने लगाया निर्यात पर प्रतिबंध तो प्याज के आंसू रोने लगा नेपाल। 4 दिन में 150 रुपए किलो तक पहुंच गई कीमतें। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पड़ोसी देश नेपाल में प्याज के आंसू रो रहा है। कुछ दिनों पहले 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की खुदरा कीमत यहां पर 150 रुपए किलो जा पहुंची है। कई जगहों पर व्यापारियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी कीमतें और अधिक बढ़ सकती है। भारत दक्षिण एशिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय प्याज पर निर्भर है। नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू के हरित समुदाय कृषि बाजार तनकुएरा में गुरुवार से सुबह कई सब्जी विक्रेताओं ने 150 रुपए प्रति किलो प्याज बेचा है। दुकानदार थोक बाजारों में इसे 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ऐसे में खुदरा कीमतें 150 से 120 किलो रुपए तक बढ़ गई। तो दोस्तों, ये अपने आप में आपको बता दें कि भारत ने फिलहाल प्याज को बैन कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल नेपाल के लिए ही बैन किया गया है। आपको बता दें कि भारत में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत सरकार ने फिलहाल सभी देशों में प्याज की एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। लेकिन प्याज के थोड़े से ही एक्सपोर्ट रोकने पे नेपाल में हाहाकार मच गया। आप समझ सकते हैं कि भारत पर निर्भर नेपाल को अगर पूरी तरीके से सप्लाई बंद कर दी जाए तो नेपाल खाने के लिए तरस जाएगा। लेकिन आज अकड़ ऐसी है, चीन के दबाव में ऐसा काम कर रहा है कि मानो वो कोई बड़ा बदला ले रहा हो। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन। राहुल गांधी समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने दी बधाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन है। उन्हें देश विदेश से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। कई देशों के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं देश भर में भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे डाली है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखने और द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के सामुदायिक मुद्दे पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर न केवल राष्ट्रपति पुतिन बल्कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल के साथ साथ यूएस के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी जी लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, नेपाल की नई हरकत। अब देहरादून नैनीताल को बता रहा अपना हिस्सा। जी हाँ, दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ नेपाल भी भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। चीन हाँ
में यहाँ मिलाने वाला नेपाल अब एक और विवादित अभियान चला रहा है। इस अभियान की बात करें तो इसके तहत वो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को नेपाली राज्य का हिस्सा बता रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल की सरकार यानी सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर एक ग्रेटर नेपाल अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत कि ये लोग भारत के कई प्रमुख शहरों को अपना बताकर विवाद पैदा कर रहे हैं। नेपाली ऐसी हरकतों को जायज बताने के लिए सालों पुरानी बातें कुरेद रहे हैं। भारतीय शहरों को अपना बताने के लिए ये पड़ासी 1816 में हुई सुगौली संधि के पहले के नेपाल की तस्वीर सामने ला रहे हैं। ऐसा करके वो नेपाल के लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नेपाल अभियान में विदेश से रहने वाले नेपाली युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये कहीं न कहीं आने वाले समय में और विध्वंसकारी हो सकता है। ऐसे में नेपाल का भी लगाम लगाना और नेपाल पर भी शिकंजा कसना ये भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अकेला शेर ही चलता है, चारों तरफ तो गीदड़ होते ही हैं। यही कारण है कि चारों तरफ गीदड़ इंडिया और हिंदुस्तान के सामने नाच रहे हैं, लेकिन कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा अल्पसंख्यक समिति का आरोप दंगों से संबंधित में एफआईआर की कापियां नहीं दे रही है पुलिस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 15,000 पन्नों की एक पूरा का पूरा पेज कॉपी तैयार की गई है, जिसमें दिल्ली दंगों में शामिल लोगों के नाम शामिल हैं और जो आरोपी बनाए गए हैं उनका भी नाम शामिल। लेकिन अब अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि इसमें हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। दरअसल अल्पसंख्यक आयोग के मुखिया आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव को इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। योगी सरकार ने यूपी के पहले डिटेंशन सेंटर को दे दी मंजूरी। गाजियाबाद में रखे जाएंगे अवैध रूप से रह रहे विदेशी। यूपी की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश के पहले डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने जा रही है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग के तहत एक बिल्डिंग में इस डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में केंद्र का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र की तरफ से अनुमति मिलने के इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार डिटेंशन सेंटर में 100 लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि यह डिटेंशन सेंटर ओपन जेल की तरह होगा और यहाँ सिर्फ विदेशियों को ही रखा जाएगा। इनमें से वो होंगे जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं। सभी को मूलभूत सुविधा दी जाएगी। यहाँ रखे जाने वालों को भी वो जेल होंगे, वो जेल जो सजा काट चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार लगातार डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान पहले भी कर चुकी है। आपको बता दें कि डिटेंशन सेंटर से कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में कब तक आएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। जी हाँ, कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जुलाई अगस्त में कोरोना के 30 करोड़ मामले और 50 से 60 लाख लोगों की मौतों की बात कही गई है। मौजूदा समय में भारत में कोरोना वायरस मरीजों में 11 लाख टेस्ट हुए हैं, 11 लाख टेस्ट हो रहे हैं पर डे 11 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इनमें से ज़्यादा बस अमेरिका के एक दिन 5 करोड़ टेस्ट करता था। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जल्द ही अमेरिका की टेस्टिंग के मामले में पीछे छोड़ देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत कोरोना के संबंध में बिल्कुल देरी नहीं की है। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री संगठन के साथ जनवरी को कोरोना के पहले मामले का जिक्र किया है और हमने 8 जनवरी से ही बैठकें शुरू कर दी थी। ऐसे में आने वाले दिसंबर तक कोविड-19 पर हम पूरी तरीके से विजय भी प्राप्त कर लेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बाबरी मस्जिद के मुद्दा इकबाल अंसारी की सीबीआई कोर्ट से अपील। आडवाणी, जोशी, कल्याण सबको दोष मुक्त कर दें, खत्म करें मामले को। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसले से 2 सप्ताह पहले बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई इकबाल अंसारी ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से आरोपियों को दोष मुक्त करार देने की अपील की है। अंसारी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत 48 आरोपियों को निर्दोष ठहराने की अपील करते हुए इस पूरे मसले को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इकबाल अंसारी ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपियों में से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जो जिंदा भी हैं अब वो बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मुद्दे को पूरी तरीके से क्लोज किया जाए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से एक हफ्ते में सीटों के तालमेल की घोषणा कर सकती है एनडीए, भाजपा जदयू में बनी बात। जी हाँ,
बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए सीटों के तालमेल की घोषणा एक हफ्ते में हो सकती है। हालांकि एनडीए के घटक दलों के कुछ वर्तमान विधायकों ने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। विधायक साफ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद है कि दोबारा उम्मीदवार बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों भाजपा और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक में सीटों के तालमेल पर लगभग सहमति बन चुकी है। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि जदयू भाजपा के बीच इस तरह से सीटों का तालमेल होने का मतलब साफ है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले पर सीट ही बंटवारा हो सकता। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि शख्स ने सोनू सूद से की मांग, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट दिलवा दीजिए साहब, करेंगे सामाजिक कार्य। जी हाँ, तो सोनू सूद ने दिया यूं जवाब। कोरोना काल के दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कल लगातार ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। अनलॉक के दौरे में भी उन्होंने खुद को विश्राम नहीं दिया है, बल्कि अभी भी सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाने वाले लोगों का हाथ थाम रहे हैं। सोनू सूद ने अपनी दरिया दिली से लोगों के दिलों में बखूबी जगह बना ली है। सोनू सूद से अक्सर फैंस ट्वीट करके उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अब उनके फैंस इस कदर क्रेजी हो चुके हैं कहीं ना कहीं कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों भी टिकट मांग रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद पर इस समय बिहार के भागलपुर से विधानसभा चुनाव एक व्यक्ति लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सर, इस बार हम बिहार के भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीत के लिए सेवा करना चाहते हैं। जीतने के बाद बस सोनू सर आप मुझे भाजपा से टिकट दिलवा दें। सोनू सूद ने इस पर जवाब दिया है कि बस भाई साहब, बस ट्रेन और प्लेन की टिकट के अलावा और मुझे कोई टिकट दिलवाना नहीं आता है, इसलिए मुझे माफ़ करें। तो उन्होंने भी चुटेले अंदाज में उस व्यक्ति को जवाब दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग आस लगाए बैठे। हम तो चलते अगली अपडेट लेते हैं। टोयोटा के बदले थे और भारत में कारोबार नहीं बढ़ाने का फैसला बदला, अब किया 2000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा। दरअसल ऑटो कंपनी ने भारत में कारोबार का विस्तार करने वाले बयान पर रुख बदल दिया है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल वो भारत में कारोबार करने और भारत में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए टोयोटा समूह आने वाले वर्षों में टेक्निकल और इलेक्ट्रिफिकेशन पर 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका इस्तेमाल घरेलू और एक्सपर्ट मार्केट्स के लिए किया जाएगा, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।